हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर। आज हम समझने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन भी आए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये रामबाण साबित होगा और यहाँ से एग्जाम में 100% आने के चांस हैं। ठीक है, इसलिए आप इसे पढ़कर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मिस मत कीजिए और समझने पर फोकस कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस किताब से रिलेटेड हैं और यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं और आने के चांस हैं। और इसका ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम 3 पार्ट में लेकर आएंगे 20-20 क्वेश्चन के अंतराल में। खुद से गेस करके क्वेश्चन हमने इसको तैयार किया है ताकि आपके लिए, और यहाँ से एग्जाम में समझो कि आना कंफर्म है, इतना जान लो। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ ही जाएंगे, इतना आप दिमाग में रख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि वो 20 क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन है, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r के लिए शर्त है। ये जो क्वेश्चन है ये तो पढ़ के समझ में आ रहा होगा। आप यदि उत्तर जानते हो तो दे सकते हो। ये तो थ्योरम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का ये थ्योरम है और कहता है कि यदि a और b धनात्मक पूर्णांक है, 2 धनात्मक पूर्णांक है, तो यह किस रूप में होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है a बराबर बी क्यू माइनस आर, दूसरा है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तीसरा है a बराबर बी क्यू और इनमें से कोई नहीं। तो आप यदि जानते हैं तो इसका सही आंसर होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का थ्योरम ही है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर अभी हमने जाना। यदि होता है तो r के लिए क्या शर्त है, r का जो मान है वो क्या कहता है, r क्या हो सकता है। आपके पास पहला ऑप्शन है 0 लेस देन r लेस देन b, दूसरा है 0 लेस देन इक्वल टू r और ग्रेटर देन b, तीसरा है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b और चौथा है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, तो यदि आपको बता दें, यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हमेशा जो r होता है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b होता है हमेशा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तीसरा। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग क्यों करते हैं। हम जो थ्योरम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, उसका हम प्रयोग क्यों करते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, भागफल के लिए, या इनमें से सभी। तो सही जवाब क्या होगा, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम इस थ्योरम का यूज करते हैं। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r के लिए a बराबर 3q प्लस r है हमारे पास। यदि होता है तो r के लिए क्या शर्त है। तो हमने बताया कि जो r होता है वो 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b होता है, और हमारे पास यहाँ पे b का मान कितना है, b बराबर 3 है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3 हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, एक धनात्मक पूर्णांक a है और यह 3 से विभाजित होता है, तो इसके शेषफल क्या हो सकते हैं ये बता। सिर्फ 1 होगा,
0 और 1 होगा, 0 1 2 3, 0 1 और 2 होगा या 1 और 2 होगा। तो हमेशा देखो हमेशा जो क्वेश्चन होता है यदि पूर्णांक दिया रहेगा तो वह हमेशा b से हमेशा छोटा ही होता है। b का मान कितना है 3 है, ठीक है, b का मान कितना है 3 है, 3 से हमेशा छोटा मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है और 2 मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b को क्या कहते हैं। ठीक है, b को क्या कहते हैं। अब देखो सबसे पहले हम भागा देते हैं इस प्रकार से, ये b हो गया, ये हमारा q हो गया, ये हमारा क्या हो गया r हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भागफल है, ये हमारा शेषफल है। ठीक क्या हो गया बताओ, ये हमारा क्या हो गया भाजक, क्या है भाजक। तो इसका सही जवाब क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर 4 है कि नहीं। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, एक प्रॉपर्टी भी है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 माना कि q एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या बोला है, q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यह किस रूप में होता है, 3q में, 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में, या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 3 रूप में। तो ऐसा जो होगा 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है और बोला धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप में होता है, निम्न में से बताना है। विषम मतलब सम पूछ रहा है ना, हाँ सम पूछ रहा है, तो सम पूछेगा तो 2q। देखो इसमें चेंजिंग क्या कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपके सामने यहाँ पे q लिखे हैं, हो सकता है कभी कभी m दे दे या कभी कभी p दे दे, ठीक है, या r दे दे, मतलब कुछ भी दे सकता है। और यदि सम पूछेगा तो हमेशा यदि q पूछा तो 2q के रूप में, यदि m पूछता तो 2m के रूप में, यदि p पूछता तो 2p के रूप में, r पूछा 2r के रूप में। यदि सम रहेगा तो हमेशा इस रूप में, यदि n पूछेगा तो 2n के रूप में। सम पूर्णांक पूछेगा तो ऐसा ही होगा, समझ में आ रहा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है q एक धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, और क्या धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होगा, q प्लस 1, q 2q या 2q प्लस 1 के रूप में। तो ऐसा जो होगा q प्लस 1 के रूप में होता है, यही होता है, यही होता है, गलत। ऐसे जवाब क्या होगा 2q प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो यदि प्राकृतिक संख्या का परिभाषा जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अरे ऐसी संख्या जो 1 2 3 4 से शुरू होता है, तो सबसे छोटे कौन होगा 1। इसका सही जवाब क्या होगा 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। यदि दो परिमेय संख्या है उनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अनंत परिमेय संख्या होता है। ठीक है, कितना होता है अनंत परिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, दोनों का HCF निकालो तो 2 भागे 4, 2 दूनी 4, 0 शेषफल, मतलब कितना होगा HCF 2 होगा। पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है। दो लगातार संख्या से 1 2 हो गया, इसका HCF कितना होगा
आप समझ सकते हैं कितना 1 होगा। कोई भी संख्या का उठा लेंगे तो यह सही जवाब क्या हो जाएगा 1 से 2 3 लेते हैं तो 2 से भागा 2 3 में, एक बार में 2 1 शेषफल, फिर 2 बार में 0 शेषफल, मतलब 1 हमेशा क्या होगा HCF इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दो संख्या A तथा 18, दो संख्या है, एक है A और दूसरा है 18 और इसका एलसीएम दिया है 36 और इसका HCF दिया है 2। बोल रहा A का मान निकालो। तो इसका फॉर्मूला होता है कि A गुने B बराबर HCF गुना LCM होता है। तो A का मान निकालना तो A गुने 18 बराबर HCF 2 गुने और LCM कितना है 36, इसको काट देंगे 18 से, 18 दूनी 36 मतलब 2 दूनी 4। A का मान कितना होगा 4। आया बात समझ में, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15, 45 और 60 का HCF निकालना है। निकालो 45 भागे 60, 45 एक बार में जाएगा कितना होगा 15 और 45 3 बार में 45 खत्म 0, मतलब HCF कितना होगा 15। ये सही जवाब कितना होगा चौथा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 16, संख्या 3.12112111 यहाँ पे 2 होगा। तो ये क्या है, कहीं मतलब शांत हो रहा है, ये क्या पूर्णांक है कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की किसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यह क्या है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। ये कभी फिर मतलब अंत का नहीं होगा, हमेशा ये बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 1 को 1 था, यहाँ के 2 को 1 हो गया, यहाँ पे 3 को आगे जाएगा तो 4 को 1 हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 को 1 होगा, ठीक है, फिर 2 आएगा, ऐसे बढ़ रहा है। तो ये तो परिमेय संख्या है ही नहीं, ना ही पूर्णांक है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यदि A तथा B दोनों आभास संख्या है तो इसका एलसीएम कितना होगा। आभास संख्या, दोनों आभास संख्या जैसे 2 और 3 है, आभास संख्या, दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो गुना करो 3 दूनी 6। ठीक है, 6 होगा मतलब गुना करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे और बोला A और B दोनों आभास संख्या, तो A गुने B कितना होगा AB, ये सही जवाब होगा AB होगा। एलसीएम क्या होगा AB होगा। देखो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि यदि संख्या 2 और 3, बोला संख्या 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, गुना कर दो 3 दूनी 6, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि HCF AB बराबर दिया हुआ 12 आगे गुना दिया 1800 तो एलसीएम कितना होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, 1800 बटा 12 करो, कितना बार हो जाएगा 12 और 15, 150 इसका सही जवाब होगा, मतलब 150 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है एलसीएम 2691 का 182 दिया हुआ है, तो वो HCF का निकालना है। तो HCF क्या करते हैं, देखो इसका निकालेंगे गुणनखंड, तो डायरेक्ट निकालते हैं 26 बराबर 13 गुने 2 और 91 का 13 गुने 7, कॉमन क्या मिल रहा है 13, तो सही जवाब का हो जाएगा 13। आई होप कि समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि 20 में 20 किसका सही हुआ। जिन लोगों का सही हुआ वे कमेंट बॉक्स में हाथ ओवर करेंगे, और कितना सही हुआ आप बता सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपका 10 सही हुआ तो 10 बटा 20, आपका अगर 5 सही हुआ तो 5 बटा 20, अगर आपका 20 में 20 है 20 बटा 20, ऐसे लिख के आप कमेंट में बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।